जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। They go against the concept of democracy. आप अपने प्रदेश से हटाइए, यूपी से हम लोग मिलकर के उनको हटाने का काम करेंगे। इंडिया becomes a हिंदू राष्ट्र, that will be the biggest calamity. ये लोग देश बदलने के लिए नहीं आए, ये केवल और केवल देश बर्बाद करने के लिए आए हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ उस शो पर जिसका नाम है सवाल पब्लिक का। आज मैं स्विट्जरलैंड के देवोस शहर में हूं। यहाँ हर तरफ आप देखेंगे, और अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकते हैं, योगेश जी मेरे साथ हैं, यहाँ हर तरफ बर्फ के पहाड़ नजर आ रहे हैं। कुछ ये जो पेड़ है ये भी बर्फ में धंसे हुए हैं। हर घर की छत पर यहाँ बर्फ है, वहाँ स्कीइंग चल रही है, और यहाँ पर एक बर्फ की चादर है। स्विट्जरलैंड में भारत की आर्थिक स्थिति की चर्चा चल रही है, और किसी भी देश का जो फ्यूचर होता है वो उसकी आर्थिक नीतियों से होता है। उसकी पूरी दुनिया में क्या पोजीशन रहेगी, ये आर्थिक स्थिति उसकी तय करती है। हमने ये देखे हुई हैं मिसालें, चाहे वो अमेरिका की हो, चीन की हो, रशिया की हो। जिस देश ने प्रगति की है, जिस देश के पास पैसा है, आर्थिक ताकत है, वो देश उसका रुतबा दुनिया में बोलता है। यहाँ की ठंड के बावजूद हमारे देश भारत की राजनीतिक गर्मियां जो है वो इस वक्त बढ़ती चली जा रही है। अभी 400 दिन बचे हुए हैं चुनाव के लिए, लेकिन एक तरफ बीजेपी का नारा है कि 400 सीटों से ज्यादा लानी है, और दूसरी तरफ विपक्ष का नारा है कि बीजेपी को हटाना है। ये राजनीति अपनी जगह, लेकिन आज पब्लिक यही सवाल पूछती है, और पब्लिक का सवाल ये है कि बीजेपी की 2014 की बड़ी जीत 2019 में हुई, उससे भी बड़ी जीत, तो 2024 में क्या होगा? सवाल ये भी उठता है कि क्या मोदी 400 के आंकड़ों को छुएंगे, या मोदी को हराने के विपक्षी दावों में इस वक्त दम है? यही है आज सवाल पब्लिक का। एक तरफ मोर्चा खुला हुआ है कांग्रेस पार्टी का, जहां भारत जोड़ो अभियान, भारत जोड़ो यात्रा समर्पण की तरफ जा रही है। 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर में उन्होंने विपक्षी दलों को बुलाया है। दूसरी तरफ जेडीयू के नीतीश कुमार है, जो स्वयं उनके लोग कह रहे हैं कि उनमें बहुत काबिलियत है प्रधानमंत्री बनने की। और तीसरी तरफ केसीआर जो मुख्यमंत्री है तेलंगाना ने, उन्होंने आज बड़ी रैली बुलाई और उसमें अखिलेश यादव जी पहुंचे, और उन्होंने कहा कि 400 दिन अगर सरकार गिन रही है, तो सरकार जब दिन गिनने लगती है तो मानो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब किसके दावों में है कितना दम, ये तो समय तय करेगा, लेकिन तेलंगाना में केसीआर की रैली में कई मायनों से अहम मानी जा रही है। अहम इसलिए कि तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर देने के बाद ये पहली रैली है, और इसमें मिशन दिल्ली के लिए एक तरह से दक्षिण का मोर्चा खुल गया है। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव को साथ जोड़कर उत्तर भारत को साधने का भी एक प्रयोग है इसमें, और प्रधानमंत्री पद के लिए नजरें गड़ाकर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को अलग थलग दिखाने की एक कोशिश भी है। राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही कांग्रेस के लिए
एक चुनौती भी है ये। केसीआर की इस रैली में पहले विपक्ष के सभी नेता श्री यदगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल के मंदिर से सीपीआई महासचिव डी राजा मौजूद रहे। मंदिर की वेशभूषा की गई, विशेष पूजा भी की गई। केसीआर की नीतियां 2024 में चुनाव को लेकर क्या होंगी, ये उन्होंने ऐलान किया। सुनिए केसीआर का क्या दावा रहा। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे, मोदी साहब तंग कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे बैठ के ये सोचता है कि मेरे को अब इसको तंग करना है, मेरे को अब उसको तंग करना है। वो देश तरक्की कैसे करेगा दोस्त? हमारे प्रधानमंत्री को बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। वो 24 घंटे बैठ के ये सोचते हैं मैं किस मुख्यमंत्री को तंग करूं, किसके ऊपर मैं सीबीआई छोड़ूं, किसके ऊपर मैं इनकम टैक्स की रेड डलवाऊं, किसके पीछे मैं ईडी छोड़ूं। अब आपने सुना विपक्ष के तेवर कितने सख्त हैं। दूसरी तरफ भाजपा है जिसने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 2023 में ही 2024 की रणनीति तय कर ली है। उन्होंने कहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को जोड़कर आगे चलना है और इस साल के 9 चुनावों में अभी से जुट जाना है ताकि 2024 का मिशन 400 सही रहे और उसकी तैयारी अभी से शुरू हो जाए। और इसके अलावा बीजेपी ने अपने सांसदों को ये भी भरोसा दिलाया है कि कंटिन्यूटी दी जाएगी, जो देश के लिए और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी एक चीज होगी जो वो जनता के बीच में लेकर जाएगी। क्योंकि आज इस मुद्दे पर मैंने भी कई वर्ल्ड लीडर से और कई सीईओ से चर्चा की और बहुत से देश जो है वो देख रहे हैं कि मानो मान के चल रहे हो कि कंटिन्यूटी रहेगी पॉलिटिकल। हालांकि भारतीय डेमोग्राफिक और डेमोक्रेसी की चर्चा बहुत है, लेकिन एक एडिशनल पॉइंट इसमें जो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी की संभावना है उस पर बहुत लोगों का भरोसा और विश्वास है। ये सब कहते हुए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, आइए सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों तक पहुंची है, लेकिन कहीं पर अगर कोई कमी है भी दूर करना होगा। और साथ साथ ये भी संदेशा उन्होंने दिया कि ये सारी चीजें करते हुए केवल वोट की चिंता मत कीजिए, वोट के लिए ये सारी चीजें मत कीजिए, हमें देश और समाज को बदलना है। तो आज पब्लिक उठा रही है सवाल और सवाल पब्लिक का आज यही है। सबसे पहला सवाल, केसीआर का विपक्षी मोर्चा क्या दक्षिण भारत से बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी? सवाल नंबर 2, राहुल गांधी का मोर्चा अलग, केसीआर का मोर्चा अलग, क्या मोदी के सामने विपक्षी एकता में दरार है और यही विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती होगी? और सवाल नंबर 3, सबका साथ या संविधान खतरे में? 2024 चुनाव के लिए नैरेटिव कौन सा चलेगा, किस नैरेटिव में दम होगा? यही है आज पब्लिक के सवाल और आइए इन सवालों के जवाब लेते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सीनियर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, आलोक शर्मा प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के,
विवेक साइलस प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, कार्तिक रेड्डी प्रवक्ता है बीआरएस भारत राष्ट्रीय समिति के, राजीव रंजन नेता है जेडीयू के और अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि 400 सीटों की बात और 400 दिन बचे हैं चुनाव में, उस पर अखिलेश यादव ने एक कटाक्ष किया है और कहा है कि बीजेपी दिन गिन रही है, मानो उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस पर आप क्या कहेंगे जो विपक्ष ने आज तेवर गरम और कड़े कर दिए? देखिए, विपक्ष के जो तेवर हैं उस पर मैं बाद में बोलूंगा, पर मैं अखिलेश यादव जी के संदर्भ में कहता हूं, मान्यवर 400 दिन कब से? आज से अगर हम ये माने कि 15-16 फरवरी था, इसमें 35 दिन जोड़ लीजिए तो अगले साल फरवरी का अंत आता है, यानी चुनाव की अधिसूचना लगभग जारी होगी फरवरी के अंत में, या हो सकता है मार्च के प्रथम सप्ताह में हो। तो मोटा मोटी चुनाव का शंखनाद होने में 400 दिन रह गए, ये कहने का तात्पर्य था। मगर जिन लोगों को ख्याली पुलाव बनाने का जो एक आदत सी बन गई है, वो अपने हिसाब से जो भी इसका निष्कर्ष निकालना चाहे निकालें। हाँ, एक बिंदु मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस की घटती हुई हैसियत के चलते हुए विपक्ष की तमाम क्षेत्रीय पार्टियों में विपक्ष के नेता का स्थान पाने की एक जद्दोजहद शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस ने अपनी यात्रा के द्वारा क्षेत्रीय दलों को हैसियत दिखाई, वहीं क्षेत्रीय दल जो हैं वह अब अपनी हैसियत बनाना चाह रहे हैं। इसका भाजपा से या मोदी जी के विराट व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। यह विपक्ष के अंदर अपनी अपनी हैसियत दिखाने की एक कवायद मात्र है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के ये बताए दर्शकों को आज कि क्या ये एक विपक्ष में कंपटीशन है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, जिसकी कवायद शुरू हो गई है, जैसा सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं? क्योंकि अलायंस पार्टनर्स की जरूरत आपको भी है। 30 जनवरी को जब भारत जोड़ो यात्रा का समर्पण होगा जम्मू कश्मीर में, उस वक्त आपने भी अलायंस पार्टनर्स बुलाए हैं। कई लोगों ने वहां जाने से तो मना कर दिया, लेकिन पहुंच गए सीधा तेलंगाना में। तो क्या ये एक कंपटीशन विपक्ष के बीच में है और मोदी का कोई कंपटीशन नहीं है? क्या ये मैसेज जा रहा है देश में लोगों को? देखिए, मुझे लगता है कि आज चर्चा होनी चाहिए एनडीए वर्सेस यूपीए की, कि यूपीए में कितने लोग थे और आज कितनी पार्टियां साथ चल रही हैं, और एनडीए में कितने लोग थे और कितने छोड़कर चले गए। 2019 और 2014 में अगर देखें तो आधे छोड़ गए थे और 2019 के बाद बचे हुए छोड़ गए। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मोदी जी को हैसियत बताते हुए इनके घटक दल इनको छोड़कर चले गए। आज सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पिछले लगभग 1000 से ज्यादा दिनों में क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। आज सवाल ये है कि आपने 3200 दिनों में लगभग क्या किया है। आलोक शर्मा जी की बात अपनी जगह है, लेकिन मैं कार्तिक रेड्डी जी जो बीआरएस से जुड़ रहे हैं उनसे पूछना चाहूंगी। कार्तिक रेड्डी जी, हर विपक्षी दल को पूरा हक है कि वो अपना एजेंडा बनाए, अपनी एक पूरी कवायद करे कि अन्य विपक्षी दलों को साथ में जोड़े, लेकिन इस वक्त क्या ये एक कंपटीशन सा नहीं नजर आ रहा? ममता बनर्जी एक तरफ है, नीतीश कुमार के सपोर्टर कह रहे हैं कि वो ही प्रधानमंत्री बनने के काबिल है। केसीआर कुछ महीने पहले नीतीश कुमार के पास गए थे और उनके साथ बैठकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, लेकिन आज नीतीश कुमार यहां नहीं नजर आ रहे। उनकी मनोकामनाएं, उनकी आकांक्षाएं अपने लिए ज्यादा है, कम है। क्या ये इस बात का पूरा डिस्प्ले नहीं हो रहा जिस तरह से ऑपोजिशन यानी विपक्ष की पार्टियां अपने अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करती हुई नजर आ रही? नमस्कार नाविका जी। आज की चर्चा, ये आज की संदेह देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है ऑपोजिशन, उसकी चर्चा नहीं हो रही थी नाविका जी। आज अगर आप खम्मम की सभा की तरफ गौर करते, खम्मम की सभा की तरफ तवज्जो देते,
तो आज हमारा नेता केसीआर साहब का भाषण का अनुवादन करके आप अगर समझने की कोशिश करते, आज प्रधानमंत्री की बात, सत्ता की बात नहीं हुई नाविका जी। आज चर्चा हुआ था, आज बात हुए थे कि इस देश का किसान किस तरफ जा रहा है, नौजवान किस तरफ जा रहा है, इस देश की महिला किस तरफ जा रही है, इस देश की बिजली और पानी का सहूलत किस तरफ जा रहा है, इसकी बात की चर्चा हुई थी नाविका जी। हाँ, आप चर्चा करना चाहते हैं, मोदी ने तो और कौन, हम चर्चा करना चाहते हैं किसान के वास्ते, हम चर्चा करना वास्ते युवा के वास्ते, हम चर्चा करना चाहते हैं पानी और बिजली के वास्ते। वी आर नॉट ऑन द सेम लाइन नाविका जी। मैं सबसे बड़ा सवाल ये पूछना चाहती हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से। सुधांशु त्रिवेदी जी, विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है विपक्ष और बीजेपी के बीच में, इसमें जनता के मुद्दे हैं, इसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, इसमें मुद्दे हैं कि किस तरह से मिडिल क्लास की या शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए इस देश में काम हुआ है। इसको बार बार मोदी वर्सेस द रेस्ट बनाकर क्या बीजेपी मुद्दों से भाग रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। इस पर आप क्या जवाब दें? देखिए, कुछ बातें मैं तथ्य के अनुसार बोलता हूं। ये लोग जिस भी प्रकार के मुद्दा बनाने की बात करते, उदाहरण के लिए अभी कार्तिक रेड्डी जी ने सबसे पहले किसान की बात कही। क्या तेलंगाना में कोई किसान आंदोलन था क्या? बल्कि तेलंगाना और आंध्र के तो किसान यूनियन के नेता किसान बिल के समर्थन में थे। और किसान आंदोलन को लेकर जो वातावरण बनाया गया, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, किसानों के जो सबसे बड़े नेता थे पंजाब में, उनकी जमानत जब्त हो गई चुनाव लड़ने। और जो यूपी में सबसे बड़ा नेता थे, उनके अपने गांव में भाजपा को उनसे ज्यादा वोट मिला जिसका वो समर्थन कर रहे थे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि जितने लोग उनकी पंचायत में बैठे रहते थे, उतने वोट नहीं मिले उनकी समर्थक वाली पार्टी को। यह दर्शाता है कि इकोसिस्टम क्या था और रियलिटी क्या है। जनता के मन में इन सारे मुद्दों को लेकर धारणा एकदम स्पष्ट है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों का समाधान निकाला है। और विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो इन मुद्दों के ऊपर कोई बात कर सके। इसलिए मैं पुनः बोल रहा हूं, राहुल गांधी जी ने अपनी पूरी यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए जिसमें उन्होंने आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है, ये हेट फैलाने वालों के खिलाफ है, ये सांप्रदायिकता के खिलाफ है, मैं मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में सजाने आ रहा हूं, ऐसे वाक्य न बोले हूं। हकीकत में उन्होंने कहा था मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में, उसका तो मैं अलग जवाब दूंगा। अभी जानते क्या हो गया है नाविका जी? ये सभी विपक्षी दलों ने सियासत के बाजार में अपनी अपनी एक तिजारत की दुकान खोलकर सजा के बैठे हुए हैं, ताकि वोटर को लुभा सकें कि देख लो भाई, मेरी दुकान ज्यादा चमकदार है, मेरी तरफ आना दूसरे की नहीं है। तो ये सब दुकानदारों के बीच का घमासान ज्यादा चल रहा है, इसका किसी भी प्रकार के राजनीतिक अभियान से मतलब नहीं। मैं सवाल राजीव रंजन जी से पूछना चाहूंगी, क्या दम है सुधांशु त्रिवेदी जी के इस बात में कि ये एक तरह से शो ऑफ स्ट्रेंथ है, किसमें कितना है दम, और ये पब्लिक को दिखाने की बात है? क्योंकि आप जानते हैं इस देश में कम से कम पिछले 2 चुनावों में जो जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, जिस तरह से लोगों की अपनी सोच दिखी है, उन्होंने मोदी को मजबूत किया है। 2014 में मोदी बनाम विपक्ष में मोदी जी को वोट पड़े और पूर्ण बहुमत मिला। 282 सीटों का जो जनादेश मिला, वो 30 सालों में किसी ने नहीं देखा था। और 2019 में उससे भी ज्यादा 303 सांसद मिले थे मोदी जी के संरक्षण में। मैं पूछना चाहती हूं, 2024 में जब बिखरी हुई विपक्ष के सामने एक अटल लीडर जो देश को, और जिसकी पॉपुलैरिटी पर कोई कमेंट नहीं कर सकता कि देश के कई एजेंसियां पॉपुलैरिटी जज कर चुकी है, उसके बीच में मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, घटी नहीं है। इस बीच में नीतीश कुमार बनाम ममता बनर्जी बनाम केसीआर बनाम राहुल गांधी, ये विपक्ष कैसे ठहर पाएगा? जेडीयू के प्रवक्ता से मेरा ये सवाल है।
देखिए नाविका जी, आपका प्रश्न लगभग सबके मन में आशंकाएं होती हैं। जब कहीं रैली होगी, कुछ लोग जुड़ेंगे, तो इस तरह के सवाल खड़े होंगे। लेकिन एक सच्चाई है कि जिस तरह से कल तक कांग्रेस बनाम सभी दल एक दूसरे के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश करते थे, आज वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक व्यापक गोलबंदी समय की मांग सब लोग मानते हैं। लेकिन आज एक रैली हुई, रैली में कई दलों के बड़े नेता आए, उन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित किया और अपने विचार रखे। निसंदेह शक्ति प्रदर्शन कल और परसों भारतीय जनता पार्टी ने किया, फिर रोड शो किया और फिर उसके बाद ये कवायद तेलंगाना में भी हुई। भारत जोड़ो यात्रा वो अपने आखिरी चरण में है और फिर श्रीनगर के बाद उससे भी कुछ न कुछ नतीजे निकलेंगे। नीतीश कुमार जी ने जो कहा, दो बातें मैं कहूँगा। पहली बात, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने इतनी बार कह दिया है कि अब दोहराना भी बार बार मुनासिब नहीं लगता। और दल के कुछ नेताओं का कहना, दल के समर्थकों का कहना कि उनमें प्रधानमंत्री पद के योग्य एक नेता के तौर पर सारे गुण हैं, तो इससे तो मैं भी इनकार नहीं करता हूँ, सारे गुण हैं। लेकिन उन्होंने विपक्षी एकता के लिए स्वयं कहा कि वो उम्मीदवार नहीं है और विपक्षी एकता के लिए प्रयास करेंगे। कोई थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट बनाने से आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एक मेन फ्रंट बनना चाहिए। और तो मैं आज ये मानता नीतीश कुमार जी केसीआर के साथ क्यों नहीं गए? आज नीतीश जी केसीआर जी के साथ क्यों नहीं गए? क्योंकि 2 महीने पहले तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। आज क्यों वहां मौजूद नहीं थे नीतीश कुमार जी? मैंने जो कहा, अगर आप उसका विश्लेषण करेंगी तो मैंने जो कहा वो स्पष्ट हो गया होगा। नीतीश कुमार जी ने कहा मेन फ्रंट बनना चाहिए। उनकी कोशिश सभी दलों से निरंतर बातचीत करके एक व्यापक ऐसा गठबंधन बनाने की है जिसमें कांग्रेस भी हो, देश के तमाम राजनीतिक दल हों। कांग्रेस के बगैर किसी भी गठबंधन के अस्थायित्व को लेकर के सवाल खड़े होंगे। पूर्व के अनेक अनुभव हैं और सब मिलकर जब लड़ेंगे तो इतनी बात बिल्कुल तय है। भारतीय जनता पार्टी को 272 का आंकड़ा, उससे काफी पीछे वो रहेंगे। ये मुकाबला अभी जितना भारी भरकम दिखता है, और मैं इसकी पुष्टि में एक बात कहूंगा, 2 चुनाव में उन्हें बड़ा जनादेश मिला, लेकिन राजीव गांधी से बड़ा जनादेश नहीं मिला। बहुत ही बड़ा जनादेश था, लेकिन जनादेश के कुछ वर्षों के अंदर एक व्यापक असंतोष पार्टी के अंदर, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का बाहर निकलना और उसके बाद कांग्रेस की सरकार का पतन हुआ। ठीक उसके पहले आप 71 के इंदिरा जी के बांग्लादेश के निर्माण के समय कायम है और उम्मीद पर राजनेताओं की आकांक्षाएं भी कायम है। लेकिन मैं अजय आलोक जी से पूछना चाहती हूँ, अजय आलोक जी, क्या राजीव गांधी की जो कार्यकाल रहा उसके बीच में और मोदी के कार्यकाल के बीच में कोई समानता है? और जो मुद्दा विपक्ष अक्सर उठाया करता है, उसमें एक वाजिब सा प्रश्न है कि मुद्दों की बात तो करनी पड़ेगी। महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, रुपए की जो वैल्यू है वो गिरी है, ये तमाम बातें तो हुई हैं। इन मुद्दों पर चर्चा करनी ज्यादा जरूरी है या विपक्ष में एकता है या नहीं है, ये ज्यादा बड़ा मुद्दा रहेगा जनता के सामने? आप किस तरफ खड़े हैं इस डिबेट? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि राजनीति कोई शॉपिंग मॉल नहीं है जहां पे तमाम राजनीतिक दल एक मॉल के नीचे अगर दुकान खोल लें तो उसमें भीड़ लग जाएगी। ऐसा नहीं होता है। केमिस्ट्री जरूरी होती है, फिजिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी सरकार बनाने में फिजिक्स चाहिए और मैथ्स चाहिए। दूसरी बात, राजीव गांधी और नरेंद्र मोदी के जनादेशों में कोई समानता नहीं है, कोई कंपैरिजन भी नहीं की जा सकती है। एक सहानुभूति में मिले जनादेश को लोगों की जब इनकॉम्पिटेंसी दिखी, लोगों को जब भ्रष्टाचार दिखा, जब उनके साथी उनको छोड़ते हुए चले गए, तो वो जनादेश 403 से गिर के 238 पे आ गया था 5 सालों के अंदर। और एक उम्मीद और उम्मीद के बाद भरोसा 2019, इस जनादेश को
नरेंद्र मोदी को 2014 में उम्मीदों का जनादेश मिला था, जहां लोगों को उनसे उम्मीद थी। 2019 में यही जनादेश रिपीट हुआ भरोसे पे, और वो भरोसा अभी कायम है। और 24 में उस भरोसे पे मोहर लगेगी तो मोदी जी फिर आएंगे। सच्चाई तो, वास्तविकता राजनीति की यही है। आज की तारीख में देखिए, पॉलिटिकल नैरेटिव बहुत क्लियर है। सही बात है, केसीआर जी आए थे, नीतीश जी के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उठक बैठक हुई थी, आप उठिए मैं बैठता हूं, आप उठिए मैं बैठता हूं, सब हुआ था। पूरा देश ने देखा था केसीआर जी ने क्या क्या काम किया, उसकी लिस्ट गिराई नीतीश जी के सामने उन्होंने। तो एक लंबा चौड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव खुला। लेकिन आज ऑपोजिशन की नैरेटिव बहुत क्लियर है। एक खेमा है जो बिना कांग्रेस के जाना चाहता है, जिसमें आज 4 खिलाड़ी वहां मौजूद थे। सीपीएम के विजयन, आम आदमी पार्टी के 2 मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव और खुद केसीआर। और मेरी मान के चलिए एक पांचवा खिलाड़ी भी इसी खेमे को ज्वाइन करेगा, और वो है ममता जी, जो बिना कांग्रेस के इस खेमे को मजबूत करेगी। दूसरा खेमा कांग्रेस के साथ रहना चाहता है, क्योंकि उसमें उसको आगे का भविष्य दिखाई देता है। ये सब प्री पोल अलायंसेस होंगे, जहां पे होंगे जिसमें कोई किसी राज्य में इंटरफेयर नहीं करेगा, अपने अपने राज्यों में लड़ेंगे। और उसके बाद जिस खेमे के पास ज्यादा नंबर आया, अगर भारतीय जनता पार्टी को 272 अपने बहुते मेजोरिटी नहीं आई, तो इस खेमे में दोनों में आपस में बार्गेनिंग होगी कि भाई प्रधानमंत्री मेरे ग्रुप का तो प्रधानमंत्री मेरे ग्रुप का। वो बात की बात है 24 के चुनाव की बात की, वो तो अलग बात हो गई। जहां तक रही एनडीए और जहां तक रही यूपीए, जो आलोक जी कह रहे थे, मुझे आलोक जी जरा बताइए कि कांग्रेस जब भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आई है, आज तक कभी यूपीए बनाया कांग्रेस ने? कभी नहीं बनाया। लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी में 2-2 बार रहने के बाद एनडीए रखने की क्या जरूरत थी? पॉलिटिकल नैरेटिव ये अच्छा है कि पॉलिटिकल नैरेटिव कांग्रेस वाला अच्छा है? कोई भी कोalition बनता है तो वो इसलिए भी बनता है कि बहुत प्यार, अफेक्शन और बहुत मोहब्बत होती है, क्योंकि जरूरत होती है एक दूसरे की। उस जरूरत के कारण यूपीए बना था। यूपीए 1 बना 142 सीटों के साथ कांग्रेस की, और यूपीए 2 में 206 के बाद भी यूपीए 2 बना। किसको कोalition में किसको कितनी जरूरत है? जब न्यूक्लियर डील के समय में कम्युनिस्ट भागे थे तो सपा कैसे आई थी? 2008-9 के बाद सपा की जरूरत नहीं थी, तो बिना जरूरत के लिए सपा ने लेकिन आलोक समर्थन दिया शर्मा था। जी से इसका जवाब लेने से पहले मैं विवेक साइलस जी के पास जाना चाहूंगी। विवेक साइलस जी समाजवादी पार्टी के हैं, और आज अखिलेश यादव जी ने जो वहां मोर्चा खोला है केसीआर की रैली में, वो दिखाता है कि भारत में कितनी गर्मी हो चुकी है राजनीति में। यहाँ डावोस में तो हम सर्दी से लिटरली मरे चले जा रहे हैं। लेकिन साइलस जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अल्टीमेटली जाना तो पड़ा हिंदुत्व की तरफ, जिसकी वजह से आपने कई बार पोजीशन ली है, और आपका जो फॉर्मूला रहा है माइनॉरिटी अपीजमेंट का, आपने उसको इस्तेमाल किया है। लेकिन आज की रैली मंदिर से निकली, पूजा पाठ करके निकली, तो विवेक साइलस जी, वही राम जो बीजेपी का हो गया, अब उसी की तलाश है समाजवादी पार्टी को और इस मोर्चे को भी। देखिए, सबको प्रणाम करते हुए कहता हूं नाविका जी की अजय आलोक जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि उम्मीद और उम्मीद के बाद भरोसा। अभी अभी अजय आलोक साहब ने कहा, तो ये बात सही है। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, तो उन्होंने देश से 10 साल मांगे थे कि मुझे 10 साल दो, और इस देश ने उनको 10 साल दे दिए। आज देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी से व्यक्तिगत दुश्मनी किसी की नहीं है, ना विरोध है। वो एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन उनकी नीतियों के खिलाफ, और ये बात अब उनके अलायंस पार्टनर्स को भी पता चल चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है और करती कुछ है। आज कर्नाटक में आप देखिए कि रेड्डी बंधु भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं, वो भी समझ चुके हैं। देखिए, सिर्फ मैनिपुलेशन से, मैनेजमेंट से, भाषण से या इवेंट से देश का भला नहीं हो सकता। अब इस देश की जनता भली भांति जान चुकी है। 2014 में जितने भी फर्जी वादे किए थे, अब उस पे जाना और बात करना भी बेकार है। 2022 में सुधांशु जी साथ बैठे हैं, उनसे पूछना चाह रहा हूं, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर भारतीय के सर पे एक छत होगी, बुलेट ट्रेन चलती हुई होगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। ये सारे वादे किए थे। हर घर में 24 घंटे बिजली होगी, और तमाम इस तरह के वादे किए थे। उसमें से कितने वादे पूरा किए हैं आप मुझे बता दीजिए। आपकी जो अभी बीजेपी की मीट हुई है, उसमें आपके 4 अहम मुद्दे थे: सेवा, समर्पण, विश्व गुरु और गवर्नेंस। सेवा आपने इतनी की, गैस, डीजल और पेट्रोल का रेट कहां से कहां पहुंचा दिया। समर्पण आपका इतना है कि
हिंदुस्तान का रुपया अब एशिया के टॉप 10 करेंसी में भी नहीं रह गया। विश्व गुरु आप इतने बड़े बन गए हैं कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आ गए हैं, और गवर्नेंस आपका ऐसा है कि 50-50 करोड़ रुपए में आप लोग विधायक और सरकारों को गिराने का काम करते हैं और लोकतंत्र की हत्या करते हैं। बेरोजगारी, महंगाई पे बात करना बेकार है। जनता सब रिस्पॉन्ड करिए, ये बहुत संगीन आरोप है जो विवेक साइलेंस जी ने लगाए हैं। मैं आपको मौका देती हूं कि आप अभी तक जितने लोगों ने जो भी कहा आप उसका जवाब। देखिए, विवेक जी ने जो बोला इसमें कुछ भी नया नहीं है। समाजवादी पार्टी इसी प्रकार के अनर्गल आरोप लगाती रहती है। मान्यवर, उस कार्य समिति में प्रधानमंत्री जी ने एक और बात बोली, कोविड का वैक्सीन 220 करोड़ लोगों को लग गया, डबल डोज लग गई 100 से ऊपर करोड़ लोगों को। भारत में दुनिया में कोई एक देश नहीं था, आपको पता है? एक सवाल का जवाब नहीं। अमेरिका में वैक्सीन का कवरेज कितना है? 70%। अरे भाई, जवाब दे रहा हूं आपको। अरे मैंने आपको पूरा बताया, पहले उस सवाल का जवाब दे रहा हूं जिसको आपने बीजेपी का वैक्सीन कहा था, आपके नेता ने। अब मैं बताता हूं आपको, इंग्लैंड में 75% लोग अभी तक कवर हो पाए हैं, रूस में केवल 55% लोगों को वैक्सीनेशन हो पाया है, अमेरिका में केवल 70% लोगों को वैक्सीनेशन हो पाया है, चाइना का डाटा ही अवेलेबल नहीं है। दुनिया के बड़े देशों में हम इकलौते देश हैं जिसने एडल्ट पॉपुलेशन का 100% डबल वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया। ये बगैर गवर्नेंस का हो गया ना, ये तो कोई जिन्नात आए उन्होंने लगा दिया, सब कर दिया, जबकि आप लोगों ने जमीन आसमान एक कर दिया था। ये एक उपलब्धि की बात हम आपको बता रहे थे। दूसरा, हम आपको बात बताते हैं, बड़ा याद आ रहा 3 ट्रिलियन। पहला ट्रिलियन कितने साल में पहुंचा था, याद है आपको? 60 साल में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुई थी। उसके बाद 10 साल में 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुई, और 1 ट्रिलियन ऐड हुआ है जाके पिछले 7 सालों में। वो भी तब जबकि बीच में कोविड भी था और यूक्रेन की वॉर भी थी। तीसरी बात, अगर आप देखें तो भारत के सारे गांवों में बिजली पहुंच गई। अब आपको नहीं समझ में आता है तो अलग, अधिकांश राज्यों में हर घर में नल पहुंच गया। आज की डेट में भारत के गरीब लोगों को, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य की सेवा मिल गई। हमने सबको दिया, किसी प्रकार का कोई अंतर भेदभाव किसी के प्रति नहीं रखा। आप लोग जैसे करते हैं कि साहब इनको देंगे उनको नहीं देंगे। हां, मगर एक बात जरूर है, जो हमारे राजीव रंजन जी कह रहे थे, हकीकत में जानते हैं क्या है? इन सब लोग, अजय आलोक जी ने जिस तरफ इंडिकेशन भी किया था, इन सब लोगों के मन में जानते क्या है कि किसी तरीके से एक कोई बेबस जनादेश मिल जाए जिसमें मजबूर सरकार बनाने का मौका मिले, फिर अपने अपने तरीकों से उससे जो कुछ निचोड़ा जा सके वो निचोड़ सकें। मगर प्रधानमंत्री जी ने कल ये भी कहा था कार्य समिति में, 30 साल तक देश को क्लियर मेजॉरिटी की सरकार, मिसाइल का हमसे प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। और आपको बात बता दूं, 3 करोड़ 60 लाख मकान बने, तो ये तो रोजगार थोड़ी सृजित हुआ, तो कोई आसमान से आके बना गया होगा। 37 किलोमीटर पर डे की सड़क बनी है, ये भी आसमान से आके किसी ने बना दिया होगा। अगर हम 20,000 करोड़ के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी कोई आसमान से आके बना रहा होगा। दूसरे की कोई भी राजनीतिक दल क्यों नहीं देखता, ये भी एक पब्लिक का सवाल है, और पब्लिक के और भी कई सवाल है। मैं आलोक शर्मा जी आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, क्योंकि कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए है। राम कुमार शर्मा जी का करनाल से सवाल है, विपक्ष के कई नेता प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, क्या यही बात उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी? दूसरा, संजय कुमार का चुरू से सवाल है कि गीता में जिहाद की बात कहकर क्या कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर पाएगी? ये पब्लिक के सवाल है, आलोक जी जरूर जवाब दीजिएगा। देखिए, मुझे लगता है बहुत लंबे समय के बाद आप कांग्रेस के पास आए हैं। प्रोमो में तो भेदभाव किया ही नहीं था। खैर, मुझे बाद में याद आया नविका जी का शो है, मैं पूरा उत्तर देना चाहूंगा। 6.5 करोड़ लोग मोदी जी के शासन काल में पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए। क्या ये उपलब्धि है? क्या राजीव गांधी जी के काल में 3.5 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर नहीं आए थे? किसका शासन काल अच्छा है? 4 गुना देश के ऊपर कर्जा बढ़ गया, लेकिन दावोस में अर्थव्यवस्था की चर्चाएं हो रही। पर कैपिटा किसान की आमदनी 32 से घटकर 27 हो गई, लेकिन मोदी जी ने कमाल कर दिया। 23 बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर या तो पूरे बेच दिए या आधे पौने बेच दिए, लेकिन मोदी जी ने कमाल कर दिया। मजदूरों की आत्महत्या की दर दुगनी हो गई,
लेकिन मोदी जी का रोड शो बहुत अच्छा था। एक्सपोर्ट के कल ही आंकड़े आए हैं नविका जी, आप तो काफी पढ़ती लिखती होंगी, आपने भी देखे होंगे कि जो 12 सेक्टर मेन हैं जो हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता था, उसमें 6% से लेकर और 35.5% तक की एक साल में गिरावट आई है। लेकिन मोदी जी का मफलर बहुत अच्छा था। आप मतलब किस तरह की क्या चीजें दिखा रहे हैं कि 18,000 गांव में बिजली पहुंच गई 9 साल में, तो एक साल में 2,000 गांव में पहुंची। 7 लाख गांव थे, पिछले 65 वर्षों में 6,500 गांव में प्रति वर्ष बिजली पहुंची। लेकिन मोदी जी ने कमाल कर दिया, ऑक्सीजन के बगैर एक भी मौत नहीं हुई। 50 लाख लोग कोरोना में मर गए और सेस भी लगा दिया, पेट्रोल पे भी, डीजल पे भी, और 1250 रुपए का हमने पूरा इंजेक्शन भी बेच दिया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी खा ली और ताली भी बजा ली। लेकिन कोरोना में मोदी जी ने कमाल कर, किस तरह की पिक्चर हम शो कर रहे हैं देश के सामने। बेरोजगारी है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं, 35 रुपए में डॉलर मिल रहा है, लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ है। और राहुल जी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उनकी टी शर्ट निक्कर के ऊपर हम चर्चाएं कर रहे हैं। जिस देश के ऊपर 4 गुना कर्जा 9 साल में। आलोक जी, कोई भी मीडिया में आपको ऐसा नहीं कहेगा। मुद्दा ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी जनता को कन्विंस कर पाएगी या नहीं। जनता को कन्विंस करना है आपको, किसी मीडिया को या बीजेपी में किसी को नहीं करना, आपको जनता को कन्विंस करना है। और आपने हिमाचल प्रदेश में कहा था कि आप दाम कम करेंगे, ये आपके मैनिफेस्टो में था, लेकिन जैसे ही हिमाचल में आपकी सरकार आई तो किस तरह से डीजल के दाम बढ़े थे ये भी दुनिया के सामने है। लेकिन मैं कार्तिक रेड्डी जी से सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि पब्लिक पूछ रही है। कनाडा से सोनी भाई का सवाल है कि विपक्ष अगर एक भी हो जाता है तो मोदी के खिलाफ किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा, नंबर 1। और नंबर 2, अतुल कुमार का लखनऊ से सवाल है, अखिलेश यादव जिस पार्टी का समर्थन करते हैं वो लुप्त होने लगती है, मायावती हो, राहुल गांधी हो, अब केसीआर जी के साथ क्या होगा, ये सवाल पब्लिक आपसे पूछ रही है। कार्तिक रेड्डी जी। नाविका जी, आपका जो प्रश्न मुद्दों के बारे में था वो सीधी प्रश्न था। मैं भी वही बात बताना चाहता हूँ, मैं भी वही बात पब्लिक का प्रश्न, चलो मुद्दों की बात मेरा प्रश्न नहीं है, आपका नहीं, जनता का। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आई गेट इट। आपका नहीं, जनता का प्रश्न है, मैं समझता हूँ वो बात। देखिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने पहली वक्त प्रधानमंत्री बने थे, उनका एजेंडा के बारे में बात करेंगे। 2014 में उनका एजेंडा था डेवलपमेंट, तरक्की। 2014 में उनका डेवलपमेंट था इकोनॉमी। 2014 में उनका इकोनॉमी था बेरोजगारी। उनका एजेंडा था ब्लैक मनी। आज मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, अभी बड़े बड़े आंकड़े सुना दिए अपन को, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में हम बात नहीं कर रहे नाविका जी। ये मोदी जी का वादा था देश से कि हम इसको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दें। सुधांशु जी और एक मुद्दे के बारे में अभी बात करे थे कि कोरोना के वास्ते बात करें, 2 डोज सबको लग गए, और अमेरिका में ये परसेंटेज लोगों को 2 डोज नहीं लगे, और रशिया में नहीं लगे, और यूके में नहीं लगे। सुधांशु जी, वहां पे नॉन वैक्सीनेशन पॉलिसी है देश में। लोग आप बहुत सारे मानते नहीं वैक्सीनेशन को, वो लोग लिए नहीं होंगे। मैं आपसे ये भी बात पूछना चाहता हूं, ये भी प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्यों देश को नहीं बताते कितने लोग कोरोना के समय पे ऑक्सीजन ना मिलने से कितने लोगों की मौत हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? कितनी लोगों की लाशों मां गंगा की गोद में वहां दफना गई, इसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। नाविका जी, जिस लोग मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, और मैं यही बात बताना चाहता हूं, गोल पोस्ट 2014 से कंप्लीटली बीजेपी का शिफ्ट हो गया। आज तरक्की से, बेरोजगारी से और बिल्कुल, और सवाल और भी है पब्लिक के, वीडियो सवाल आए हैं हमारे पास। मयंक भटनागर फिरोजाबाद से, यूपी से हैं, और SS शर्मा देहरादून से पूछ रहे हैं ये सवाल। आइए सुनते हैं पब्लिक के सवाल और फिर मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से जवाब लूं। 2019 में पूरा विपक्ष मिलके मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाता था, अब पूरा विपक्ष अलग है। तो मेरा सवाल है
कि ऐसे में जनता सवाल कौन किस मुद्दे को लेकर उठाएगा। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मोदी जी का काम या विपक्ष का कमजोर होना? सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब दे दीजिए कि सिर्फ विपक्ष टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, इस मुद्दे पे चुनाव लड़े जाएंगे, या जो जनता के कुछ सवाल हैं अभी भी रह गए हैं उन मुद्दों पर होगी बात? यही पूरे विपक्ष का आपसे सवाल है। देखिए, मुद्दा यहां विपक्ष का बिखरा होना नहीं है, मुद्दा है विपक्ष की विश्वसनीयता का बिखरा होना। अभी कार्तिक रेड्डी जी कह रहे थे कि हम लोगों ने बताया नहीं कि ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई। मान्यवर, आपने वो पार्लियामेंट का स्टेटमेंट नहीं सुना? सारे के सारे अस्पताल तो राज्यों के अंडर में है, राज्यों ने लिख के दिया है, एक भी मौत नहीं हुई। मैं चुनौती से पूछता हूं, जितने हमारे विपक्ष वाले बैठे हैं, अब तक राज्य का आंकड़ा जारी करें। यह गजब की स्थिति है, इसीलिए विश्वसनीयता का संकट है। लिख के आप देंगे कि कोई मौत बारे में लिखेंगे ही नहीं आंकड़ा कि ऑक्सीजन की कमी से हुई, और फिर जब वही बात संसद में बोली जाएगी तो कहेंगे केंद्र सरकार ने नहीं बताया। अन्यथा मैं आज भी आपको चुनौती देके कहता हूं ना, अपने अपने राज्यों का आंकड़ा तब नहीं जारी किया था तो आप जारी कर दीजिए। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, भारत नहीं, दुनिया में भारत इकलौता देश है जहां के मुख्य विपक्षी दलों ने इतना भ्रम फैलाने का प्रयास किया। अप्रैल 2021 में जब कोरोना की सेकेंड वेव सबसे भयंकर दौर में थी, तब उस समय केजरीवाल जी की पार्टी हो या कांग्रेस के दोनों भाई बहन, इन्होंने ट्वीट किया कि हम लोगों ने बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी। अप्रैल 2021, जबकि अप्रैल के 2021 तक भारत छोड़िए दुनिया में कोई बच्चों की वैक्सीन बनी नहीं थी। यानी उस दौर में जनता को भड़काकर, बच्चों की भावनाओं के साथ खेलकर किसी भी ढंग से कुछ हो जाए और कोविड को मोविड बोलने का प्रयास किया गया। ऐसा आपको दुनिया में कोई विपक्षी दल नहीं मिलेगा। इस कारण से आपकी विश्वसनीयता इतनी नीचे आ गई। और एक वाक्य और कह दूं जनाब, आप कहते हैं कि डॉलर के मुकाबले, सुनिए, आज हमारा 3 देशों से रुपए में हो रहा ट्रांजैक्शन रशिया के साथ, और 35 देश उसके लिए तैयार हैं। आप बताइए, अपने जमाने में कभी रुपए में कोई देश से ट्रांजैक्शन किया हो? अब वो अमेरिका सेंट्रिक माइंडसेट से बाहर आ जाइए। हाँ, एक पॉइंट में और कहना दोनों तरफ से मुद्दे, सवाल के जवाब, जवाबों के सवाल, ये चलते रहेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, राजनीतिक गर्मी से ज्यादा गर्मी शायद सूरज में भी नहीं होती। कम से कम अपने देश की राजनीति देखकर तो ऐसा ही लगता है। लेकिन चुनाव में जीत उसकी होती है जो लंबी लकीर खींचता है, ताकि बाकी लोगों को उससे भी लंबी लकीर खींचने का एक प्रयास करना पड़े। एक तरफ मोदी और मोदी जी की बीजेपी है जो कह रही है कि इतने चीजों के, इतने कामों के उन्हें अपने गवर्नेंस रिकॉर्ड में जनता को दिखाने की बात है। वो अपनी सफलता दिखाएंगे, वो अपनी अचीवमेंट्स दिखाएंगे। और दूसरी तरफ विपक्ष है जो सबको एक साथ ला रहा है इस बात पर कि भारत नीचे जा रहा है और संविधान खतरे में है। किस तरफ का पलड़ा भारी होगा? क्या संविधान खतरे वाली बात, शेर आया शेर आया शेर आया वाली बात नहीं हो जाएगी? ये सारे मुद्दे जनता के सामने होंगे। वो कहते हैं ना कि अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि इस मैदाने जंग में फैसला होना है 2024 का। और विपक्ष इस बार कम से कम कोई चूक करना नहीं चाहती, क्योंकि 10 साल से विपक्ष में बैठी विपक्षी दलों की एक ही मनोकामना है कि और 5 साल विपक्ष में नहीं रहना। किसकी मनोकामना पूरी होती है ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। लेकिन दोनों तरफ के मुद्दे हम पब्लिक के सामने लेकर आते रहेंगे और दोनों तरफ के व्यूज भी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आज सवाल पब्लिक का शो पर हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि आज केसीआर के बेटे और बड़े मंत्री तेलंगाना के केटीआर जी के साथ मैंने यहाँ दावोस में इंटरव्यू किया, कुछ आर्थिक नीतियों पर और कुछ राजनीतिक मुद्दों पर। जरूर देखिएगा रात 11:10 पर केटीआर के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। टाइम्स नाउ भारत। नमस्कार।